वेलकम बैक टू चैनल। और अब हम आए एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 4 के साथ, CWSN। ये बेसिकली वो चैप्टर इस बारे में बात करता है कि जो फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स होते हैं हम कैसे डिफरेंटली एबल्ड लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए नए रूल्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स या एडेप्टिव स्पोर्ट्स कहते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स वो ओलंपिक्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो परफॉर्म करके अपने होप को आगे बढ़ा सकते हैं और लाइफ में और आगे अचीव कर सकते हैं। इससे वो अपने मोटर स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, इससे वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, इससे वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं, है ना, डिग्निटी बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। इससे ये जो ओलंपिक्स होता है, इसका फाउंडर थी यूनाइस कैनेडी। नाम भी होगा आगे, इसका नाम भी होगा यूनाइस कैनेडी, नाम तो होना चाहिए था, पता नहीं, मेरे को मिल नहीं रहा। अच्छा, यहीं पे लिखा है यूनाइस कैनेडी। तो यूनाइस कैनेडी ने जो है स्पेशल ओलंपिक्स को फाउंड किया था। और इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था लेट मी विन बट आई कांट विन, लेट मी ब्रेव इन दैट। मतलब कि मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे एटलीस्ट ब्रेव होने दो। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? USA वाशिंगटन में। ठीक है। और इसको चला कौन रहा है? स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल बॉडी चला रही है। ठीक है। तो हमें इसके फाउंडर कौन है? यूनाइस कैनेडी, पहला पॉइंट। दूसरा, ये किसके लिए बना है? डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए बना है। तीसरा, इसका मोटो क्या है? मुझे जीतने दो, अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे एटलीस्ट ब्रेव होने दो। ठीक है, मतलब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और पांचवी चीज़ क्या थी? हाँ, इसकी इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी क्या है? स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल कमेटी। अब स्पेशल ओलंपिक्स का लोगो क्या है? ये है लोगो। ये बेसिकली दर्शाता है जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबको जॉय और हैप्पीनेस, खुशियाँ। और यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि इस लोगों के थ्रू वो ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे कि डिफरेंट एबल लोग अलग होते हैं, नॉर्मल लोग अलग होते हैं। वो ऐसे नहीं दिखा रहे, वो कह रहे हैं कि बच्चे सारे एक जैसे ही हैं, उन सबको खुशी, उन सबको हैप्पीनेस। इसका फ्लेम क्या है? फ्लेम ऑफ होप। इसलिए बिकॉज यहाँ पे जितने भी डिफरेंट लेबल लोग आते हैं वो इस होप से आते हैं कि भैया हम आगे इसके बाद कुछ अच्छा करेंगे, हमारी लाइफ इम्प्रूव। तो फ्लेम ऑफ होप। ठीक है। अब इसकी गाइडलाइंस, अच्छा, जो स्पेशल ओलंपिक्स होता है, ऑफ कोर्स पता भी ओलंपिक्स पे इतने सारे स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है। तो हर एक स्पोर्ट के लिए डिवीज़न होती है। तो स्पेशल ओलंपिक्स के लिए जो डिवीज़न होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ एज होती है कि भैया जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनका अलग से होगा, जो बीच वाले लोग हैं उनका अलग से होगा, छोटे बच्चों का अलग से होगा। जेंडर, मेल वालों को अलग से होगा, फीमेल वालों को अलग से होगा। और तीसरा होता है एबिलिटीज़। तो स्पेशल ओलंपिक्स में एबिलिटी या स्किल के हिसाब से, मतलब कि अगर किसी को एक पर्टिकुलर चीज़ आती है, पर्टिकुलर स्किल आता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को, तो उनका अलग से होगा। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई एक स्किल आती है तो उनका अलग से होगा। तो आप देख सकते हो कि स्पेशल ओलंपिक्स में जो डिवीज़न होता है वो तो एज और जेंडर के बेसिस पे होता है, बट साथ साथ उनकी एबिलिटी या स्किल के बेसिस पे होता है। ठीक है। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो पिछला स्पेशल ओलंपिक्स हुआ था वो हुआ था बर्लिन के अंदर 2023 के अंदर। और जो अगला होगा वो होगा चील के अंदर। ठीक है, चील के अंदर होगा। और ये हम समर की बात करें तो चाहिए, मैं बताना भूल गया, स्पेशल ओलंपिक 2 टाइप के होते हैं, एक समर एक विंटर। जो समर वाला होता है अभी वो वाला होता है बर्लिन में, और जब भी आगे होगा वो होगा चील में। ठीक है। विंटर वाला जो भी पहले हुआ था वो था ऑस्ट्रिया के अंदर, और जो बाद में होगा वो होगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो आप कंट्री का नाम भी याद कर लो तो काम चल जाएगा। ईयर का नाम भी याद कर लेना। अच्छा, तो सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था USA के अंदर, शिकागो के अंदर 1968 में, सबसे पहला वाला उस टाइम पे हुआ था। तो आपको साल भी याद करना है 2023। और ये क्या है? तो ये आप देख सकते हो समर वाला हर 4 साल बाद होता है, 2023 2027। जो विंटर वाला होता है वो हर 8 साल बाद होता है, जैसे 2017 और 2025। ठीक है। पहले इसमें कहाँ हुआ था? पहले इसके अंदर हुआ, बाद में होगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर विंटर वाला। पहले कहाँ हुआ था? पहले हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। पैरालंपिक। अब पैरालंपिक भी स्पेशल ओलंपिक की तरह ही होता है। स्पेशल ओलंपिक क्या होता है? डिफरेंट लेबल लोगों के लिए ओलंपिक। पैरालंपिक क्या है? डिफरेंट लेबल लोगों के लिए ओलंपिक। दोनों सेम है, बस फ़र्क क्या है कि जो स्पेशल ओलंपिक होता है उसके अंदर जो डिवीज़न होती है वो होती है एज, जेंडर और स्किल के बेसिस पे। बट पैरालंपिक के अंदर जो डिवीज़न होती है या फिर जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है एज, जेंडर और डिसेबिलिटी के बेसिस पे। तो उस पर हो रही होती है एबिलिटी के बेसिस पे, उस पर हो रही थी डिसेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है। बाकी दोनों का एम सेम है कि डिफरेंटली भी लोगों के लिए हमें ओलंपिक बनाना है। इसके फादर कौन थे? इसके थे गटमैन, इसके थे मिस्टर गटमैन। तो आप सिर्फ गटमैन याद कर लो, लुडविग याद कर लो, लुडविग गटमैन। उसकी थी यूनाइस कैनेडी, इसका है लुडविग गटमैन।
ठीक है। और क्या है इसमें, हाँ ये डिसेबिलिटी लोगों के लिए है। इसमें भी 2 विंटर और समर होते हैं, ठीक है। इसका मोटो क्या है, उसका मोटो आपको याद है, इसका मोटो क्या है, स्पिरिट इन मोशन, यानी कि हम आगे बढ़ते रहेंगे स्पिरिट के साथ, ठीक है, यही है। पहले कुछ और था, पहला भी ऐसा ही था। इसकी गवर्नमेंट बॉडी क्या है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कबड्डी है, ठीक है। अब देखो, पैरा ओलंपिक का लोगो जो है, जो पैरा ओलंपिक का लोगो में ये बता रहा है कि जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे जितने भी डिफरेंटली एबल लोग आ रहे हैं वो सब एक साथ जो है एक प्लेटफॉर्म पे जो है खेल रहे हैं, एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। तो ये लोगो इस बात को दर्शाता है। कैटेगरी मैंने आपको वही बताया, वही सब है। ऐसे इसमें भी गोल्ड सिल्वर मेडल मिलते हैं। तो सबसे पहला पैरा ओलंपिक हुआ था वो होता है रोम इटली में 1960 में। तो स्पेशल ओलंपिक सबसे पहले कब हुआ था, 1968 यूएसए शिकागो। और ये कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था, रोम इटली के अंदर, ठीक है। अभी जो रिसेंटली इस साल हुआ था जिसमें हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की इंडिया ने, वो हुआ था पेरिस फ्रांस के अंदर। और जो अगला वाला होगा वो 2 साल बाद होगा, कहाँ पे, इटली के अंदर, ठीक है। तो पहला वाला भी इटली के अंदर होगा, 2 साल बाद भी इटली में ही होगा, ठीक है। जो स्पेशल ओलंपिक था वो उसमें विंटर समर का 2 था, ठीक है, याद रखना। विंटर वाला पहले हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर, बाद में होगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। 8 साल का गैप है, 17 और 25। जो समर वाला है वो पहले हुआ था आपका चील के अंदर हुआ था, नहीं बाद में चील के अंदर हुआ था। पहले कहाँ हुआ था, एक सेकंड मैं भूल गया। पहले हुआ था जर्मनी के अंदर। तो 23 और 27, 4 साल का गैप था, ठीक है। मैं भी याद करते रहा। डेफ ओलंपिक एक ऐसा ओलंपिक है जो सिर्फ डेफ लोगों में आता है जिनको हियरिंग के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया क्या होता है, उनका क्राइटेरिया क्या था, एज, जेंडर और फिर स्किल और डिसेबिलिटी के बीच में उनका डिस्टिंग्विशन हुआ था। डेफ ओलंपिक के अंदर भी जो डिवीज़न होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हियरिंग एबिलिटी, कितना वो अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। मिनिमम 55 डेसिबल का आपके हियरिंग लॉस होना चाहिए, तभी आप डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट ले सकते हो, ठीक है। और अच्छा, इसमें क्या होता है, डेफ ओलंपिक अब किसी को सुनाई नहीं दे रहा, तो अगर कोई विसल ब्लो कर रहा है एम्पायर, तो फिर उन्हें सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए हम एम्पायर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ वेसल वो क्या करते हैं कि आपको, एक सेकेंड मेरा बटन काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, हाँ सॉरी, वो काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि फर्स्ट बात है विसल या गन शॉट्स तो वो कर नहीं सकते, तो इसके जगह वो क्या करते हैं, वो एक फ्लैग जो है वो वेव कर लेते हैं या फिर कोई सिग्नल शो कर लेते हैं। बिकॉज डेफ ओलंपिक है, ठीक है, वो देखने मतलब वो देख तो सकते हैं ना, तो देखने के लिए अपने फ्लैग वेव कर लिया या फिर कोई सिग्नल दिखा दिया उनको, ठीक है। इसका मोटो क्या है, इक्वालिटी, जो स्पोर्ट नहीं है, हमें स्पोर्ट के थ्रू इक्वालिटी लानी है, ठीक है। तो पहले वाले का लोगों क्या था कि मुझे लड़ने दो, अगर मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे कम से कम लड़ने दो, ठीक है, ब्रेव होने दो मेरे को, लेट मी विन, बट इफ़ आई कांट लेट मी एटलीस्ट बी ब्रेव इन माई अटेम्प्ट। उसका क्या था दूसरे वाले का कि उसके वाला था कि हमें क्या करना है, हाँ उसके वाला क्या कहता है, पैरा ओलंपिक का क्या था, मैं भूल गया। पैरा ओलंपिक का था कि हाँ स्पिरिट इन मोशन, कि हमें आगे बढ़ते रहना है स्पिरिट के साथ। और इसका मोटो क्या है, इसका मोटो ये है, कहाँ गया इसका मोटो, इसका मोटो क्या है कि हमें गेम स्पोर्ट के थ्रू क्या लानी है, इक्वालिटी लानी है, ठीक है। अब इसका लोगो बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्या हमने क्या किया, 4 कलर के हमने ये लिए हैं, और इसके बीच में आप देख रहे हो कि इस तरह से लिए गए, यहाँ पे बीच में एक वाइट सर्कल बन रहा है। ये जो वाइट सर्कल बन रहा है, अब देखो जो डेफ ओलंपिक होता है वो डेफ लोगों के लिए होता है, यानी कि वो सुन नहीं सकते। पर वो सुन नहीं सकते तो वो देख तो सकते हैं ना, देखो वो सुन नहीं सकते तो वो देख तो सकते हैं ना। तो जो लोग डेफ होते हैं उनकी मेन पावर उनकी आइज़ के अंदर होती है। तो ये जो बीच में जो वाइट सर्कल कर रहा है, कि उनकी आइज़ को शो कर रहा है, कि उनकी पावर को शो कर रहा है, कि उनकी जो पावर है उनकी आंखों के अंदर है। बिकॉज वही एक वे है जिसके थ्रू वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। और ये चार है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ठीक है। जो रेड है वो किसको शो कर रहा है, जो रेड है वो शो कर रहा है यूरोप को, जो ग्रीन है वो शो कर रहा है एशिया पैसिफिक को, जो येलो है वो शो कर रहा है पैन अमेरिका को। अब ऐसा याद कर लो, रेड जो है यूरोप को शो कर रहा है, ग्रीन जो है वो एशिया को शो कर रहा है, येलो जो है वो अमेरिका को शो कर रहा है, और जो ब्लू है वो किसको शो कर रहा है, अफ्रीका को। पैसे याद कर लो, ठीक है। जो सबसे पहला डेफ ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था, पेरिस 1924 के अंदर। जो रिसेंटली हुआ है वो जो रिसेंटली हुआ था इसमें भी समर विंटर होता है। तो समर वाला जापान 2025 में होगा, और विंटर वाला 2023 टर्की में होगा। लेकिन ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, 1924 फ्रांस में। तो 1968 यूएसए शिकागो स्पेशल, 1960 रोम इटली पैरा ओलंपिक, और ये क्या है, पेरिस 1924 डेफ ओलंपिक के लिए, ठीक है। जापान में होगा 2025 वाला, 2023 वाला कहाँ हुआ था, टर्की के अंदर।
विंटर वाला। अच्छा, अब अगर आपको कोई भी स्पेशल ओलंपिक या फिर कोई पैरालंपिकों को पार्ट लेना है, तो कोई इम्पेयरमेंट या कोई डिसेबिलिटी नहीं चाहिए। वो कैसे हो सकती है कि कोई मसल पावर में कोई डिसेबिलिटी है, कोई मूवमेंट में कोई डिसेबिलिटी है, हाथ पैरों में डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उनके पैरों में, हाथों में कोई दिक्कत है, कोई उनके मसल पावर में दिक्कत है, ठीक है, उनकी हाइट कम है, तो ये सब ये आपको याद करना पड़ेगा। एथियोसिस, हेयरटैक्स या एमसीक्यू में आ सकता है ना, इसलिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा। लेग लेंथ डिफरेंस मतलब कि एक पैर बड़ा है, एक पैर छोटा है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी की मूवमेंट नहीं हो पा रही, वही सब चीज़ें, ठीक है। तो इन फैक्टर्स है, इन एम्पेयरमेंट के बेसिस पे जो है किसी को स्पेशल ओलंपिक या पैरालंपिक्स में देखा जाता है, दिया जाता है एडमिशन। अब आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, यानी कि जो मतलब कि इनके अंदर बस कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उनको और जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं उनको साथ में बिठाया जाता है और साथ में पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें डिसेबिलिटी लोगों के बारे में जो है थोड़ा उनके बारे में भी कैसे उनकी तरफ बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है, कैसे उनसे बात करनी चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, वो पता चलता है। और जो ऑफकोर्स बात है, जो डिसेबल लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है इससे। क्या फ़ायदा होता है कि भैया वो फ्रेंडशिप कर पाते हैं, वो इनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, ठीक है, वो नए एटमॉस्फेयर में नए नए दोस्त बना पाते हैं। फिज़िकल अच्छा, ठीक है, उसके अलावा जो है लेफ्ट आउट फील नहीं करते, लोनलीनेस फील नहीं करते हैं, ठीक है। और ये टीचर की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे ये टीचर की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो देखे कि हर तरह का बच्चा जो है क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहा है। टीचर जो है सबको इक्वली देखना चाहिए, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देना चाहिए मौका बोलने का, ठीक है। और टीचर को सबको नॉलेज देना चाहिए बच्चों को कि कैसे इनकी तरह बिहेवियर करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स ये बात है, वो एक साथ खेलेंगे तो एक साथ उनकी मोटर स्किल भी बढ़ेगी, एक साथ वो एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड शेयर कर पाएंगे, तो जो गैप है उन बच्चों के बीच में वो क्या होगा, कम होता रहेगा। अब अच्छा, अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो हम उसको फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे स्कूल में कोई बच्चा जो है वो डिसेबल है, अब हम उसे कैसी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं, उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे हम उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं। पहला तो मेडिकल चेकअप। पहले तो भाई ये पता लगा होगा इसे डिसेबिलिटी किस चीज़ की है, आँखों की है, पैरों की है, उस डिज़ीज़ का नाम क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो सब चीज़ें पता करो, मेडिकल चेकअप कराओ। दूसरा ये कि इक्विपमेंट्स, ठीक है, मैंने कि अब उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उसे इक्विपमेंट असाइन करो। उस इक्विपमेंट मतलब कोई टूल हो गया, कोई डिवाइस हो गया, उसे उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से, एक बार आपने चेकअप करा लिया तो आपको पता चलेगा डिसेबिलिटी क्या है, तो उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको उसको क्या देना है, कोई इक्विपमेंट या कोई टूल देना है खेलने के लिए, ठीक है। क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, मतलब कि अगर कोई डिसेबल बच्चा है, डिफरेंटली एबल्ड है, अगर वो खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता है, तो हमें उसे मोटिवेट करना चाहिए। हम उसके अराउंड एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए उसके स्कूल में, घर में, पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, कि भैया वो कर सकता है, उसे मोटिवेट करना कि वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। तो उस तरह से उसका मोटिवेशन बढ़ेगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा पॉजिटिव वाला, तो वो अच्छे से कर पाएगा। अच्छा, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अब वही ऑफ कोर्स से बात है कि भैया वो पहले थोड़ा डिमोटिवेट होगा कि मैं कैसे करूँ, ऊपर से आप उसको कोई ऐसी एक्टिविटी दे दो जिससे उसको करने का मन भी नहीं है, तो वो ऑफ कोर्स सी बात है, वो पूरा इंटरेस्ट लूज़ कर देगा। तो आपको उससे ऐसी एक्टिविटी देनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट भी हो। फिर उसके बाद अच्छा, जो इक्विपमेंट आप दे रहे हो वो भी चेक करो कि उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से बैठना चाहिए, मतलब उसका साइज़, शेप, कलर, वेट उसके डिसेबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई डेफ है, सॉरी, अगर कोई ब्लाइंड है तो थोड़ा ब्राइट कलर की बॉल दो खेलने के लिए, जिससे उसको थोड़ी सी आसानी हो खेलने में, ठीक है। तो मेडिकल चेकअप कराओ, फिर क्या कराओ, मेडिकल चेकअप कराओ, उसके बाद उसको इक्विपमेंट्स दो, इक्विपमेंट भी चेक करके दो कि उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से इक्विपमेंट दो, ठीक है। उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर दो जहाँ पे वो एडजस्ट कर सके, और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज़ दो, ठीक है। अच्छा, अब फिज़िकल एक्टिविटी देने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो भैया उसकी मोटर स्किल बढ़ेगी, फिज़िकल एक्टिविटी में वो उसकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, वो सब होगा। मेंटल ऑफ कोर्स बात है, उसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो सब चीज़ें है ना, नेगेटिव इमोशन, वो सब थोड़े कम हो गए, उसका मूड अच्छा होगा, वो आगे बढ़ पाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अच्छा, सोशली क्या होगा कि इंटरेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगी, फ्रेंड्स बनेंगे, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिग्निटी, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा उसकी हेल्थ अच्छी होगी, अगर उसकी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, कोई कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया कोई, तो उसको थोड़ा सा उसका मदद होगा। साथ साथ वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से वो क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलने से भी हो जाता है उसकी फिटनेस, ये सब। अच्छा, फन एक्टिविटीज़ से रिक्रिएशन होगा, ठीक है, पढ़ने के साथ वो रिक्रिएट कर पाएगा, लोगों के साथ फन कर पाएगा, खेल पाएगा साथ में, ठीक है, वही सब चीज़ें। तो आप देख रहे हो कि
हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले चैप्टर में हमें खाने के बारे में पढ़ना है, तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसी डाइट लेना जिसमें जितनी भी हम चीज़ें ले रहे हैं वो सारी न्यूट्रिशियस हो, मतलब कि उससे हमें एनर्जी मिल रही हो, उससे हमारी बॉडी में कोई फ़ायदा हो। जैसे फ़ायदा कैसे? हमारी बॉडी के मसल्स बिल्ड हो रहे हो, हमारी बॉडी जो है डिजीज़ से प्रोटेक्ट रहे, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, तो हमें उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? बेसिकली वो इंग्रेडिएंट्स जो ये सारे फंक्शन को फुलफ़िल करते हैं। तो हमें न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के हो सकते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो ये सब क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, एनर्जी देते हैं, अगर वो लिमिटेड यूज़ में। अगर ऑफ कोर्स पता है आप कोई चीज़ ज़्यादा कर दोगे, कम कर दोगे, तो ऑफ कोर्स पता है वो बॉडी को नुकसान ही देगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये वर्ड दे रखा है इन करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि आप ये सब चीज़ें खाते रहे हो तो इनका प्रोपोर्शन तो सही होना चाहिए ना। अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा ले लोगे तो ऑफ कोर्स ये बात है वो आपको उल्टा नुकसान करेगी। जब आप कोई चीज़ लेते हो, जैसे लेट सपोज़ आपने आपने लेट सपोज़ एक चपाती खाई, तो उस चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, वाटर का और प्रोटीन्स का, इनकी जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम इन सबको क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो मतलब कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर। ठीक है, तो ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। वाटर क्यों है? बिकॉज वाटर भी खाने में अच्छा खासा होता है। आप कोई फ्रूट खाओ तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। इवन डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको पानी पीना चाहिए। तो आप कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो अपने हेल्थ के लिए, तो वो क्या होगी? मैक्रो न्यूट्रिएंट होगी। ठीक है, इनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है 2 टाइप के होते हैं, सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल मतलब जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, जो मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। कॉम्प्लेक्स जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन भी नहीं होते, और नहीं, और क्या होते हैं, वो स्वीट भी नहीं होते, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोस हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब चीज़ें। प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली वही, इनका जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्टमक में होता है। ये बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, ये मसल्स बिल्ड करने में काम आता है। मसल की अगर कोई टियर हो जाए तो उसको रिपेयर करने में काम आता है, उन्हें मेंटेन करने में काम आता है। ठीक है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स बनाता है, वो अमीनो एसिड्स जो है खाने को ब्रेक करते हैं, उसमें से प्रोटीन निकालते हैं। फिर आपको जो है जनरेटिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे हार्मोन से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये सारे फंक्शन भी कि पानी का बैलेंस बनाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, सॉल्ट्स और एसिड्स का बैलेंस बनाते हैं, ये सब चीज़ें। अब फैट्स क्या है? बेसिकली जो फैट्स होती है वो भी क्या होती है? हमें एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट्स की तरह। ठीक है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। और अगर हम कोई फैट ज़्यादा खाते हैं तो फैट्स का एक एडवांटेज है कि आप कोई फैटी फूड खाते हो तो उससे क्या होता है कि जितनी एनर्जी बॉडी को उस टाइम चाहिए होती है वो उतनी ले लेता है, बाकी जितनी भी एनर्जी होती है जो बचती है वो स्टोर करके रख लेता है। और क्योंकि फ़ैट के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो ज़्यादा एनर्जी एक बार में स्टोर हो जाती है। बट हाँ, अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट खाओगे तो ज़्यादा एनर्जी होने से आपका पेट बाहर आ जाएगा, तो ओबेसिटी और वो सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका डर हो जाता है। तो सैचुरेटेड फैट हमारे अनहेल्दी है, बिकॉज ये क्या होता है, इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बट अगर हम अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं तो इनके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ठीक है, जैसे आप चपाती खाते हो तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत फैट होता है, बट वो अनसैचुरेटेड होता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। ठीक है, इसके बाद ये कुछ फंक्शन भी आप देख लो यहाँ पे। वाटर भी एक मैक्रो, अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, इनके जो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो पानी भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। वो अच्छा, पानी हम क्यों पीते हैं? थर्स्ट क्वेंच करने के लिए। उसके उसके अलावा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है खाना होता है। अब खाना जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे जाता है? पानी के थ्रू और ब्लड के थ्रू। तो पानी का ये भी बहुत बड़ा काम है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनका प्रोपोर्शन कम होता है, बॉडी में कम अमाउंट प्रेजेंट होता है, जैसे मिनरल। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल से 5% होता है, और उस 5% के अंदर भी 3/4 यानी कि इस 5% के अंदर भी 75% मिनरल्स कौन से होते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम और फॉस्फोरस। बाकी जो छोटे मोटे मिनरल्स होते हैं जो 0 पॉइंट समथिंग कुछ होते हैं परसेंटेज में, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, क्रोमियम। तो ये माइक्रो मिनरल हो गए जो कम होते हैं। ठीक है, माइक्रो। विटामिन्स क्या होते हैं? अगेन कि हमारी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं डिजीज़ से, वो विटामिन्स होते हैं। ये भी स्मॉल अमाउंट में होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी और जितने भी ए और एफ, सॉरी, ए, डी, एफ और के।
ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सारे बी टाइप होते हैं, ठीक है। बी टाइप कौन कौन से होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B9, B9 और B12, ठीक है। तो सारे क्या होते हैं? विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। और विटामिन सी, तो ये दोनों जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाकी विटामिन ए, डी, एफ और के जो होता है वो क्या होता है? एफ नहीं, सॉरी, ई, मैं वही सोचूँ, एफ नहीं होता। ए, डी, ई और के, ये सब क्या होता है? फैट सोल्यूबल होते हैं। बाकी ये सब क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो बी, सी क्या होते हैं? वाटर, ऐसा कर लिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इस पर अभी मैं आऊँगा, चलो अभी करवा देता हूँ। जो विटामिन ए होता है, सबसे पहले हम इसके अगली वाली की बात करेंगे। जो विटामिन ए होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। जो जो यहाँ पे टिक कर रखे हैं हमें सिर्फ वही याद करना है। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 क्या होता है? थायामाइन। विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ये मैं MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर बता रहा हूँ। विटामिन B3 क्या होता है? नाइसिन। फिर विटामिन B7 क्या होता है? बायोटीन। विटामिन B9 क्या होता है? फॉलिक एसिड। विटामिन सी क्या होता है? एब्जॉरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन क्या होता है? अब ये आखिरी में दे रखा है इसलिए मैंने दे रखा है यहाँ पे फाइलोक्विनोन, ठीक है, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो रेटिनॉल होता है यानी कि विटामिन ए होता है, अगर आप उससे कम लो तो आपको ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन B1 यानी कि थायामाइन, ठीक है, अगर आप इससे कम लेते हो तो आपको बेरी बेरी हो जाता है। बेरी बेरी मतलब कि आपके मसल जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन B2 अगर आप कम लेते हैं, यानी कि राइबोफ्लेविन आप कम ले रहे हो, तो आपकी जो है डाइट बहुत पुअर होती है, ठीक है। माउथ के अंदर आप पे छाले पड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं तो आप ये जो टेबल है आप अच्छे से यहाँ पे देख लो, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे इस टेबल को आप देख लो। विटामिन डी कम होगा तो रिकेट्स हो जाएंगे। विटामिन सी कम होगी तो क्या हो जाएगी? स्कर्वी हो जाएगी, ठीक है, मेन यही है। अगर आप विटामिन B6 कम लेते हो तो आपको एनीमिया हो जाता है। तो जो नाम थोड़े आसान है वो देख लो एक बार, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए, जैसे आपने वहाँ पे भी देखा, विटामिन ए क्या करेगा? विजन बढ़ाएगा। विटामिन बी क्या करेगा? फूड से एनर्जी बनाता है। B2 क्या करेगा? वो भी फूड से एनर्जी बनाएगा और हेल्थी रखेगा बॉडी को। B3 क्या करेगा? वो भी फूड से एनर्जी बनाएगा और वो भी नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। B6 क्या करेगा? वो क्या करेगा? रेड ब्लड सेल्स बनाता है, ठीक है। ये आप नाम भी देख लो नीचे। विटामिन B7 यानी कि बायोटीन क्या करेगा? वो भी फूड से एनर्जी बनाएगा। विटामिन B9 क्या करेगा? वो DNA बनाता है, ठीक है। B12 क्या करेगा? वो फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है। विटामिन सी क्या करेगा? वो एंटीऑक्सीडेंट है और वो इम्यून सिस्टम के में काम करता है। विटामिन डी क्या करेगा? वो हमारी बोन्स को, टीथ को, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सबको सस्टेन करके रखता है। तभी आप याद करो कि हमने एक बार वो कर रहे थे ना उसमें, तो हमने उसमें क्या करा था? कॉजेज़ ऑफ स्कॉलियोसिस, इसमें हम क्या कर रहे थे? विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस साथ में आ रहा था, ठीक है। विटामिन ई क्या है? ये भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी की तरह, ठीक है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम की तरह भी काम करता है। और विटामिन की करता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब ये आप देख लो यार, यहाँ पे सारे ही, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकेंड रुकना। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमें सच में देखो, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें सच में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिटिव। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे खाने में जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। तो अभी हम पढ़े थे मैक्रो माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर। माइक्रो सबसे कम होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिटिव, नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव के अंदर हमारे कौन से होते हैं? न्यूट्रिटिव के अंदर होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, इनसे हमें न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर आता है वाटर, फाइबर्स, एडिड कलर्स, वो सब चीज़ें, ठीक है। पानी मैक्रो है बट उससे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करनी पड़ेगी। पहले फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि फाइबर से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो हम खाते क्यों है? बिकॉज फाइबर जो है हमें डाइजेशन में मदद करता है। अगर हम फाइबर नहीं लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन जैसे हमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो अगर हम फाइबर या रफेज लेंगे तो उससे हमें क्या होगा? हमारी डाइजेशन इंप्रूव होगी, हम अच्छे से खा पाएंगे, हमारा एपेटाइट अच्छा रहेगा। पानी नहीं लेंगे तो भैया ज़िंदा ही नहीं रहेगी। पानी लेने से क्या होता है? हमारी बॉडी जितने भी फूड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पानी की वजह से जा पाता है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पानी कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। और हमारी जो स्किन होती है उसका ग्लो कौन मेंटेन कर रखता है? पानी। अगर हमारा पानी नहीं पियेंगे तो हमारा स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा हम कुछ नेचुरल कलर्स भी होते हैं खाने के अंदर, वो क्या होते हैं?
उनसे हमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो हमारे खाने को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। हेल्दी वेट, अच्छा, आप कैसे पता चलेगा कोई हेल्दी है नहीं? अगर किसी का बीएमआई क्या होता है? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 8.5 से 24.9 के बीच में आ रही होती है तो यानी कि पर्सन जो है हेल्दी है। अगर 25 से 29 के बीच में आ रही है तो वो क्या हो गया? अनहेल्दी हो गया, थोड़ा ओवरवेट हो गया। 29 से ऊपर है, 33 तक है, तो क्या हो गया? ओबीज हो गया, ठीक है, ओबेसिटी के अंदर आ गया। अगर कोई कम है 18.5 से तो ऑफकोर्स बात है वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। पूरा सिस्टम ही मिल दिया भाई, ठीक है। अब आते हैं पिटल ऑफ डाइटिंग। पिटल ऑफ डाइटिंग, पिट होल, सॉरी, ये पिट होल है, पिटल है, एक सेकेंड, पिटफॉल, सॉरी, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम खाना बंद कर देते हैं। हम ठीक से जैसे वही वाली बात हो गई जैसे हमने अभी किया था पिछले चैप्टर में, कि अगर कोई ऐसे वुमेन की रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी के लिए भी, कि हमने क्या करा, हमने खाने पे रोक टोक लगा दी, हमने खाना बंद कर दिया, फिर खाने के अंदर हमने न्यूट्रिशन लेना कम कर दिया, और हम ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं। ड्रिंक्स इन द सेंस, ये जो बेवरेज हो गई, हम वो वाले शुगर ले जा रहे हैं, लेकिन हम जो हमें न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स, विटामिन, वो सब हम नया लेकर हम वो सब चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ऑफकोर्स ये बात है कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी को एनर्जी कम मिलेगी, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वेट रेट कम हो जाएगा अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाएंगे, हम न्यूट्रिएंट अच्छे से नहीं लेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, तो ऑफकोर्स ये बात है हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो हम कहते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डाइजेस्टेड फूड है, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो हमारी बॉडी जो है वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल लेती है, तो उसे हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो उसके जो है ये सारे क्या है, सिम्टम्स है कि हमें वॉमिटिंग हो गई, इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, ठीक है, डिजीनेस से फील हो रही है, हेडेक हो रहा है, ठीक है। फूड मिथ्स, खाने से रिलेटेड काफ़ी मिथ भी है। पहला कि खाने की तरह कि हमें खाने के बीच में पानी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इससे हम क्या होता है, वो अनहेल्दी होता है, जबकि पानी से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं रहे होते। दूसरा कि हमें मिल्क पीने के बाद, सॉरी, फ़िश खाने के बाद हमें मिल्क नहीं लेना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। अब मैं वेज हूँ, मेरे को पता नहीं है। ड्रिंकिंग वाइल, ये मैंने बता दिया था। एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, हाँ, ये भी, मैं भी वेज हूँ, मेरे को ये भी नहीं पता, बट चलो कोई नहीं, कि एग्स खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये भी गलत है, ठीक है। और कि मिल्क फिश के बाद नहीं लेना चाहिए, वो भी गलत है, ठीक है। फ्राइड फूड इज़ हार्मफुल, अच्छा, ये चीज़ जो है अपने आप में एक इशू है, ये मैं अभी बताऊँगा नहीं, बिकॉज वीडियो का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। कार्ब्स मेक यू ओबीस, ये भी है, ठीक है, यानी कि हम सोचते हैं कि रोटी खाने से मोटे हो जाएगा, ब्रेड खाने से ऐसा नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मोटे नहीं हो गए, बट हाँ, हम एक्सेस लेंगे तो हो सकता है। तो कार्बो खाने से मोटे नहीं हो गए। फ्राइड फूड जो है वो हार्मफुल नहीं होते हैं। पानी से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो हम पानी जो है खाने के बीच में ले सकते हैं। बाकी फ़िश का और ये एग का है, मेरे को पता नहीं भाई, ठीक है। अच्छा, अब डाइट का क्या काम है स्पोर्ट्स में? ऊपर से बताइए, भाई काम ही काम है। अगर हम मैच से पहले देखो तो प्लेयर जो है उसको बॉडी बनानी होती है, मसल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन लेता है, पानी लेना पड़ता है हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने के लिए। वो कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकता है, फैट्स भी ले सकता है थोड़े थोड़े अमाउंट में, एनर्जी बने रहे। मैच के बीच में जैसे हम देखते हैं कि आप पानी पीते हैं, लोग ड्रिंक्स लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन होता है, फ्लूइड लेवल मेंटेन रहता है, और वो बीच में थोड़ा बहुत बनाना है, फिर इंस्टेंट कोई कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, जिससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। मैच के बाद क्या होता है, अगर मैच के बाद जो है थोड़ी इंजरी हो जाती है, थोड़ा बहुत निगल आ जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़े प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं उनको। अगेन पानी तो पीना ही पड़ता है, चाहे आप कोई भी हो, पानी तो आप पियोगे ही पियोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये दोनों चैप्टर हमारे ख़त्म होते हैं।